हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान। बेटे मोशन मंच पर आपका स्वागत है। और बेटे आज अपन नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है समताप मंडल में ओजोन अवशेष यानी ओजोन डिप्लेक्शन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो बेटे यहां पर अपन को देखना है कि जो भूमि के पहले तो बेटे सौर मंडल होता है, फिर समताप मंडल, आयन मंडल, बर्फ मंडल, इस तरह से पृथ्वी के वायुमंडल के कई सारे लेयर होती है। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बेटे अपन ने जो डिस्कशन किया था वह क्या था, ग्रीन हाउस इफेक्ट और साथ में ग्लोबल वार्मिंग का। तो आयो बेटे आपको यह भी आपने लर्न कर लिया होगा। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उससे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव बेटे वो होता है कि जब सूर्य से पृथ्वी पर किरणें आती है उसका कुछ भाग तो बेटे परावर्तित हो जाता है और अधिकांश भाग वो वायुमंडलीय गैसों के द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो ये जो वायुमंडलीय गैसें होती है इन्हें ग्रीन हाउस गैसेज भी कहते हैं। तो ये वायुमंडलीय गैसेज उस सूर्य से आने वाली प्रकाशीय किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है और वापस इसके अणु उसे उत्सर्जित करते हैं उष्मा के रूप में। तो ये धरती पर बेटे उत्सर्जित कर देते हैं। तो इस कारण से धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ता जाता है। उसके कारण बेटे क्या होगा कि जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस की संख्या बढ़ती जाएगी धरती पर, वैसे वैसे धरती का तापमान भी बढ़ता जाएगा। और धरती के तापमान के बढ़ने के कारण बेटे बड़े बड़े बर्फ के जो ग्लेशियर होंगे, हिमखंड होंगे, वह पिघलना शुरू कर देंगे। और उनके पिघलने से क्या होगा बच्चों कि समुद्र का जो जल है उसका स्तर बढ़ेगा और जो कई सारे तटीय इलाके होते हैं वह जल निमग्न होने का खतरा बढ़ जाएगा। ये याद रखना बेटे। और इतना अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी बेटे पिछली शताब्दी में मात्र 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि हुई है, लेकिन बेटे 21वीं शताब्दी के पूरे होने तक यानी 2100 तक बेटे ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 1.4 से लेकर 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मौजूद है। अब दूसरा खतरा एक और आ गया बेटे हमारे पास में, ओजोन का डिप्लेक्शन। तो बेटे मैं आपको बता दूं कि जो ओजोन है ये हमारी धरती के चारों तरफ एक ओजोन परत के रूप में पाई जाती है, ये याद रखना। और ये जो ओजोन लेयर होती है ये बेटे धरती के पर आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, उन्हें अवशोषित करते धरती पर आने से रोकती है। क्योंकि बेटे अगर ये पराबैंगनी किरणें धरती पर आ गई तो ये सजीवों की कोशिकाओं में मौजूद जो डीएनए होता है और प्रोटीन होते हैं ना बेटे, उनके अंदर मौजूद बॉन्ड को तोड़ देती है, जिसमें डीएनए की संरचना भी खराब हो जाएगी और प्रोटीन की संरचना भी खराब हो जाएगी और सजीव के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। तो बेटे मैं आपको बता दूं कि ओजोन जो धरती के बिल्कुल निचले लेयर में पाया जाता है वह बेड ओजोन होता है, और फिर एक धरती के ऊपर समताप मंडल में पाया जाता है वह गुड ओजोन होता है। अब होता क्या है बेटे कि धरती पर जैसे जैसे अपन रेफ्रिजरेटर वगैरह का यूज लेते हैं तो यहां से निकलता है बेटे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन धरती के निचले वायुमंडल से बेटे ऊपर की तरफ उठता है, ये तो समताप मंडल में चला जाता है और वहां जाकर बेटे ये अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों की मौजूदगी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन से एक क्लोरीन परमाणु रिलीज होता है। यह क्लोरीन परमाणु बेटे क्या करता है, ओजोन को तोड़ता है, यानी जो O3 होता है उसे O2 प्लस O के अंदर तोड़ देता है। तो इस घटना को ओजोन डिप्लेक्शन कहा जाता है या ओजोन का अपघटन कहा जाता है। बेटे जितना ज्यादा ओजोन का अपघटन होगा तो उतनी ज्यादा ओजोन परत की जो मोटाई है वह कम होती जाएगी, और जितना ज्यादा ओजोन परत की मोटाई कम होती जाएगी वहां से उतनी ज्यादा पराबैंगनी किरणें धरती पर आना शुरू हो जाएगी और धरती पर बहुत ज्यादा नुकसान उत्पन्न करेगी। तो याद रखना बेटे हमारी धरती के चारों तरफ एक ओजोन परत की मोटाई है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं, और इसकी मोटाई को एक डेविसन यूनिट में मापा जाता है और उस मोटाई का मान भी है 3 mm यानी 3 mm उसको मापा गया है। लेकिन बेटे यहां पर सैटेलाइट वगैरह से देखा गया है कि एंटार्क्टिक क्षेत्र जो है वहां पर ओजोन की परत की मोटाई बहुत कम रह गई है, तो वहां उसे ओजोन होल कहा गया है। तो जैसे जैसे परत की मोटाई कम होती जाएगी वैसे वैसे ओजोन होल बढ़ता जाएगा और वहां से पराबैंगनी किरणों का आने का खतरा धरती पर ज्यादा रहेगा। ये सारी चीजों को बेटे आज के इस टॉपिक में अपन डिस्कशन करेंगे। तो आइए अपन शुरू करते हैं बेटे, यानी ओजोन का डिफ्लेक्शन। तो यहां आप देख लीजिएगा ओजोन का डिफ्लेक्शन। तो ये यहां आप याद रखेंगे बेटे कि ओजोन डिफ्लेक्शन
ओजोन डिप्लेक्शन इन स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना बेटे, यानी ओजोन डिप्लेक्शन इन स्ट्रेटोस्फेयर यानी सप्ताप मंडल में ओजोन का अवशेष। तो मैंने आपसे क्या बताया बेटे कि ओजोन का टूटना, ओजोन का टूटना, इसको कहते हैं ओजोन अपक्षय। तो यहां आपको याद रखना है कि ये हमारे पास में, ये तो बेटे हमारी धरती है, ये याद रखिएगा, और धरती के चारों तरफ समताप मंडल में इस तरह से बेटे ये ओजोन की लेयर है ना। इसको यहां पर मैं मान लेता हूं, या इसको मैं इस तरह से डॉट डॉट कर देता हूं बेटे। तो ये यहां पर है ओजोन लेयर, ये ध्यान रखना, ये अर्थ है और ये यहां पर है ओजोन लेयर, क्लियर। और ये लेयर कहां पर मौजूद है? समताप मंडल में। बेटे पृथ्वी का जो सबसे निचला मंडल होता है वह सौम मंडल होता है, उससे ऊपर चलते समताप मंडल आता है, उससे ऊपर चलते आयन मंडल आता है, फिर बृहस्पति मंडल आता है। तो इस तरह से धरती के ये जो है लेयर होती है। तो बेटे इसका काम क्या है कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है उन्हें ये धरती पर नहीं जाने देती। ये है अल्ट्रावायलेट लाइट, ये अल्ट्रावायलेट लाइट है। तो ये जो ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर धरती पर इन किरणों को नहीं जाने देती है, ये इसका मेन कारण है, ये है ओजोन लेयर। अब ये जो ओजोन लेयर है बेटे, होता क्या है कि यहां से जैसे धरती है, अब धरती से बेटे यहां पर ये हमारे पास में ये है क्लोरो फ्लोरोकार्बन, ये जाएंगे बेटे कहां पर? समताप मंडल में, यानी समताप मंडल, समताप मंडल। और समताप मंडल में जाने के साथ ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेटे अल्ट्रावायलेट की मौजूदगी में ये क्लोरीन परमाणु को रिलीज करेंगे। और ये क्लोरीन परमाणु क्या करेगी बेटे कि इसके ये क्लोरीन परमाणु जो है ये ओजोन को यानी O3 को ये ब्रेक डाउन कर देगी, किसमें? O2 और प्लस O में। तो इस घटना को आप कहोगे ओजोन डिफ्लेक्शन। ये ओजोन डिफ्लेक्शन है। अच्छी तरह से देख ले बेटे आप कि क्लोरीन यहां पर उत्प्रेरक का काम करती है, ध्यान रखना, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन परमाणु। तो क्लोरीन परमाणु की मौजूदगी में ये जो ओजोन है ये ऑक्सीजन अणु और ऑक्सीजन परमाणु में टूट जाती है। तो बेटे याद रखना कि जितना ज्यादा क्लोरोफ्लोरो कार्बन रिलीज होगा वातावरण में, उतना ही ज्यादा ये समताप मंडल में जाकर क्लोरीन परमाणु को रिलीज करेगी। और क्लोरीन परमाणु अल्ट्रावायलेट प्रकाश की मौजूदगी में ओजोन को तोड़ता चलेगा, किसमें तोड़ेगा? O2 और साथ में ऑक्सीजन परमाणु में। तो जितना ज्यादा ओजोन टूटेगा उतना ही ओजोन का अपक्षय होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा अपक्षय जो देखा गया है वह एंटार्क्टिका क्षेत्र में देखा गया है, जहां पर ओजोन परत जहां इतनी मोटी होनी चाहिए थी बेटे, वहां पर ओजोन परत बहुत ज्यादा पतली हो गई। उस पतले ओजोन को फिर कहा जाता है ओजोन होल कहा जाता है। अब देखिएगा बेटे यहां पर कि यहां एक तो खराब ओजोन के बारे में भी आपने पढ़ा है, जो धरती के निम्न वायुमंडल में पाई जाती है, यानी सौम मंडल में, और जिसमें पौधे और प्राणियों को नुकसान पहुंचता है। तो ये याद रखना बेटे, अगर खराब ओजोन पृथ्वी के निम्न वायुमंडल में पाई जाएगी तो यहां के ये सजीव और पौधों को नुकसान पहुंचाएगी। उसके अलावा वायुमंडल में अच्छा ओजोन भी होता है, जो इसके ऊपरी भाग यानी कहां पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। तो ये याद रखना बेटे कि ओजोन, बैड ओजोन और गुड ओजोन। बैड ओजोन जो धरती के सौम मंडल में पाया जाएगा वो तो पौधे और जंतुओं को हानि पहुंचाएगा, याद रखना। लेकिन एक ओजोन जो होता है बेटे गुड ओजोन, ये धरती के समताप मंडल में पाया जाता है, और इसको आप कह सकते हो ओजोन लेयर। ये जिस रूप में वहां पर पाया जाएगा वह रूप होगा ओजोन लेयर। अब इसका काम क्या है बेटे ओजोन लेयर का? ये सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें, जिसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित कवच का काम करता है। ये देखो बेटे, ये यहां पर ओजोन लेयर है और ये यहां पर है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो जैसे जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन धरती की तरफ आएंगे तो ये ओजोन लेयर इसे क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। ये आपको याद रखना है। और साथ में बेटे तो एक तरह से धरती के लिए शील्ड का काम करती है, कवच का कार्य करती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये ओजोन लेयर जो है कवच का
कार्य यहां पर करेगी। तो बेटे ध्यान रख लो कि जो है वायुमंडल में जो अच्छा ओजोन है ये धरती के ऊपरी भाग में पाया जाता है, जिसको समताप मंडल यानी बेटे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। यहां पर बेटे ये जो गुड ओजोन है ये धरती के चारों तरफ एक कवच बना लेती है, और उस कवच को क्या बोला जाएगा बेटे? यानी कवच, कवच का माने होगा ओजोन लेयर। तो ये कवच का काम करेगी और धरती पर आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उन्हें एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो यहां तक तो ये समझ में आ गया कि जो ओजोन धरती के ऊपरी वायुमंडल में पाया जाता है जिसे समताप मंडल कहते हैं बेटे वो गुड ओजोन कहलाता है, और यह धरती के चारों तरफ एक कवच या शील्ड बना लेता है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। ये जो ओजोन लेयर होती है बेटे ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उन्हें एब्जॉर्ब करके धरती पर जाने से रोकती है। यहां तक तो क्लियर हुआ। आगे देखिएगा बेटे सजीवों के, अब देखो बेटे ये जो ओजोन होती है वो काम क्या करती है? सजीवों के डीएनए और प्रोटीन खासकर पराबैंगनी यूवी किरणों को अवशोषित करते हैं, और इसकी उच्च ऊर्जा इन अणुओं के रासायनिक बंध को भंग करती है या तोड़ देती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटे, हमारे डीएनए के अंदर, हमारी प्रोटीन के अंदर अल्ट्रा वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। तो ये थोड़ा याद रखना, अगर धरती पर अल्ट्रा वायलेट किरणें सीधी आ गई तो बेटे हमारा जो डीएनए होता है यह पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करता है, हमारी जो प्रोटीन होती है ये भी पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करती है, और ये पराबैंगनी प्रकाश को एब्जॉर्ब करके जब इनकी सांद्रता अगर ज्यादा हो जाते बेटे पराबैंगनी प्रकाश की, तो डीएनए और प्रोटीन के बीच में जो अणु आपस में जुड़े होते हैं बेटे वो उनके बीच में बॉन्ड को तोड़ देती है, केमिकल बंधों को तोड़ देती है, जिससे डीएनए और प्रोटीन की संरचना खराब हो जाती है। एक बार फिर समझो हानिकारक कारण, अगर बाय द वे धरती पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ जाते हैं तो बेटे हमारे भीतर जो है डीएनए और प्रोटीन ये दो ऐसे अणु होते हैं जो अल्ट्रा वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब बेटे अगर अल्ट्रा वायलेट लाइट ज्यादा, इनकी सांद्रता ज्यादा हो जाएगी तो बेटे ज्यादा ये एब्जॉर्ब करेंगे अल्ट्रा वायलेट लाइट को, और ये अल्ट्रा वायलेट लाइट को ज्यादा जब एब्जॉर्ब करेंगे तो ये जो लाइट है ये डीएनए के बीच में पाए जाने वाले केमिकल बॉन्ड और प्रोटीन के बीच में भी पाए जाने वाले केमिकल बॉन्ड को तोड़ देगी, और इनके तोड़ने से डीएनए और प्रोटीन की संरचना खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से कई प्रकार के म्यूटेशन डेवलप हो जाते हैं, परिवर्तन। जब डीएनए की संरचना बदलेगी बेटे तो जीन की संरचना बदलेगी, और जब जीन की संरचना बदलेगी तो फिर याद रख लीजिएगा कि उसकी संरचना में बदलाव से कई प्रकार के म्यूटेशन उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये याद रखना कैसे हानिकारक प्रभाव प्रदर्शित करती है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट जो धरती पर अगर आ जाए तो सजीवों में पाए जाने वाला डीएनए और प्रोटीन इस अल्ट्रा वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जब ये अल्ट्रा वायलेट लाइट की सांद्रता बढ़ जाएगी तो बेटे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा डीएनए और प्रोटीन, और ज्यादा एब्जॉर्ब करने से डीएनए और प्रोटीन के बीच में पाए जाने वाले केमिकल बॉन्ड टूटेंगे और इनकी संरचना में बदलाव आ जाएगा। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रे सजीवों के लिए बेहद ही क्या है बेटे? हानिकारक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चन आ जाए कि अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है ये किस तरह से सजीव को हानि पहुंचाती है। तो बेटे क्या याद हुआ आपको कि अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है ये डीएनए और आरएनए यानी प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड होता है, डीएनए के अणु आपस में जिन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, प्रोटीन के अणु जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, उन केमिकल बॉन्डों को तोड़ देंगे, और जिनके कारण डीएनए की संरचना और प्रोटीन की संरचना में बदलाव आएगा, और बदलाव आने से बेटे वो सजीव के लिए बहुत हानिकारक प्रभाव होगा। उसके बाद में देखो बेटे वायुमंडल के निचले भाग में, वायुमंडल के निचले भाग में शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई डॉप्सन यूनिट यानी डीयू में मापी जाती है। किस में मापी जाती है बेटे? डीयू में। तो यहां पर आप देखिएगा कि जैसे ये धरती है,
ये धरती है। और धरती से जैसे जैसे अपन ऊपर चलेंगे, ये तो अर्थ है बेटे, अब जैसे जैसे अपन ऊपर चलेंगे वैसे वैसे ये ओजोन लेयर की मोटाई ऐसे देखेंगे। तो बेटे ये तो ओजोन लेयर है, ये यहां पर याद रखना ओजोन लेयर। और इस ओजोन लेयर का जो मापन है, इसका जो मापन है, इसका जो मेजरमेंट है, ये डेप्सन यूनिट, यानी बेटे याद रखना इसको डेप्सन यूनिट, डेप्सन यूनिट यानी जिसको डीयू कहेंगे, द्वारा मापा जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे कि यहां पर जो वायुमंडल के निचले भाग से लेकर जब अपन उसके शिखर तक जाएंगे, कॉलम तक जाएंगे, तो ओजोन की मोटाई को डॉप्सन यूनिट में मापा जाएगा। ये बच्चों हमेशा याद कर लेना कि ओजोन यूनिट को जिस इकाई से मापा जाता है उसको डॉप्सन यूनिट कहा जाता है। तो पृथ्वी से लेके उसके निम्न स्तर से लेके और शिखर तक जब चलेंगे अपन, तो फिर ओजोन की मोटाई कितनी आएगी, इसको मापा जाता है डॉप्सन यूनिट से। आणविक ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया से ओजोन गैस सतत बनती रहती है। यानी बेटे ओजोन गैस कैसे बनेगी, तो ये यहां पर ये आणविक, ये ऑक्सीजन है, इसका बनने का कारण ध्यान बेटे ये ऑक्सीजन है, इस पर यहां अल्ट्रावायलेट ने काम किया, तो बेटे ये यहां पर बदल गई किसमें, दो ऑक्सीजन परमाणु में। और दो ऑक्सीजन परमाणु में अगर यहां एक ऑक्सीजन परमाणु और जोड़ दे तो यहां पर ये क्या बन जाएगी, यानी ओजोन बन जाएगी। तो ये ओजोन इस तरह से बनती है कि बेटे ये जो पराबैंगनी किरणें होती है ना, ये सबसे पहले आणविक ऑक्सीजन को, यहां ध्यान से समझो बेटे, ये कौन सी ऑक्सीजन है, ये है आपके पास में आणविक ऑक्सीजन, आणविक ऑक्सीजन, और इसको इसमें किस में बदल दिया, परमाणुवीय ऑक्सीजन में बदल दिया। तो ये याद रखना, ये आणविक ऑक्सीजन को ओजोन गैस के सतत बनती रहती है, किसकी प्रेजेंस में, पराबैंगनी किरणें की मौजूदगी में। कैसे बनेगी, ये ऑक्सीजन आणविक ऑक्सीजन है, इसकी प्रेजेंस में ये परमाणु ऑक्सीजन में बदली, फिर ऑक्सीजन का एक परमाणु और इससे जुड़ा और ये किस में बदल गई, ओजोन के अंदर बदल गए। तो इस तरह से तो बेटे ये ओजोन का निर्माण होता है। तो एक बार फिर देख लें बेटे कि जो ओजोन है ये सजीवों के लिए बहुत हानिकारक होती है। क्यों, क्योंकि ओजोन जो होती है बेटे, ओजोन नहीं, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें सजीवों के लिए बहुत हानिकारक होती है। कारण क्या है बेटे, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है ये सजीवों के डीएनए और प्रोटीन में मौजूद केमिकल बॉन्ड को भंग कर देती है, जिसके कारण इनकी संरचना बदल जाती है। यहां तक के लिए जैसे जैसे धरती के निम्न शिखर से ऊपर तक जाते जाएंगे बेटे, वैसे वैसे ओजोन परत की मोटाई भी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो कहां पर ओजोन परत की मोटाई कितनी होगी, तो उसे मेजर किया जाएगा डॉप्सन यूनिट से। यहां तक क्लियर। उसके अलावा बेटे पराबैंगनी जो किरणें हैं वह आणविक ऑक्सीजन पर क्रिया करके उसे परमाणुवीय ऑक्सीजन में बदल देते। याद रखना, यहां देख लो बेटे, यह आणविक ऑक्सीजन है और पराबैंगनी किरणों की मौजूदगी में वो बदल गई परमाणुवीय ऑक्सीजन में, और परमाणुवीय ऑक्सीजन किसी और परमाणु ऑक्सीजन से क्रिया करके और फिर बना लेती है ओजोन। तो यहां तक भी क्लियर हुआ। आगे आप देखिएगा बेटे, समताप मंडल में इसका आणविक ऑक्सीजन में निम्नीकरण भी होता है। अब ये निम्नीकरण कैसे होता है बेटे, आणविक ऑक्सीजन का निम्नीकरण भी होता है। तो देखो बेटे, ये यहां पर ये आणविक ऑक्सीजन है और ये यहां पर है हमारे पास में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये किस में बदलेगी, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ द जो है परमाणु में। तो ये तो आणविक ऑक्सीजन है और ये परमाणुवीय ऑक्सीजन है। तो याद रखना समताप मंडल में, क्योंकि समताप मंडल में आपको वहां पर देखने को मिलेगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में जो आणविक ऑक्सीजन है इनका निम्नीकरण होगा बेटे, डिग्रेडेशन होगा, यानी टूटेगी और टूटकर ये किस में बदल जाएगी, दो मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ऐसे लिख सकते हो। जबकि यहां पर तो बेटे दोनों ऑक्सीजन के बीच में यह हाइड्रोजन बॉन्ड या जो भी बॉन्ड है केमिकल बॉन्ड उसके द्वारा यह जुड़ी हुई होती है। तो इस तरह से ये जो आणविक ऑक्सीजन है समताप मंडल में, वो उसका बेटे निम्नीकरण होता है, या आणविक ऑक्सीजन दो परमाणुवीय ऑक्सीजन में बदल जाएगी। तो इसको कहोगे आप यहां पर, ये बेटे परमाणुवीय ऑक्सीजन, या इसको आप एटॉमिक ऑक्सीजन भी आप बोल सकते हो, एटॉमिक
ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन, जबकि ये वाली जो ऑक्सीजन है बेटे ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। समताप मंडल में ओजोन के उत्पादन और अवशय निम्नकरण से संतुलित होना चाहिए। यानी एक तरफ तो क्या होगा बेटे कि यहां पर ये O2 है, O2 से यहां पर क्या बनेगा, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन, फिर यहां पर बेटे ये परमाणु और जुड़ेगा तो यहां पर ये क्या बन जाएगी, ओजोन बन जाएगी। इसी तरह से बेटे ये ओजोन अल्ट्रा वायलेट लाइट की मौजूदगी में फिर ये टूटेगी यहां पर O2 में और प्लस O में। तो बेटे यहां से यहां तक ये तो ओजोन का उत्पादन है, ये यहां से यहां तक तो ओजोन का उत्पादन है, और ये जो यहां से यहां तक है ये ओजोन का अवशय है, ये ओजोन का अवशय है और ये ओजोन का क्या है बेटे, उत्पादन। तो ये दोनों आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये दोनों संतुलन में होना चाहिए, तब तो ओजोन की लेयर बराबर बनी रहेगी, ना तो ज्यादा मोटी होगी और ना ही ज्यादा पतली होगी। तो बेटे ओजोन का निर्माण कैसे हुआ, आणविक ऑक्सीजन पहले टूटी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, और आणविक ऑक्सीजन जो है वह टूटी पहले परमाणुवीय ऑक्सीजन में, परमाणुवीय ऑक्सीजन से बेटे ओजोन का उत्पादन हुआ। उसके बाद में अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में जो ओजोन है वह टूटेगी, एक तो आणविक ऑक्सीजन में और एक टूटेगी बेटे परमाणुवीय ऑक्सीजन में। तो ये ओजोन का अवशय है यानी डिप्लेक्शन है। तो समताप मंडल के अंदर ये याद रखना है बेटे, समताप मंडल में ओजोन का उत्पादन और ओजोन का अवशय कैसा रहना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस में रहना चाहिए, तब तो ओजोन परत की जो मोटाई है ना तो बढ़ेगी और ना ही घटेगी। यहां तक क्लियर। और ये मैंने बता दिया उत्पादन कैसे होता है और ये उसका अवशय कैसे होता है, यहां तक क्लियर। अब देखो बेटे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS के द्वारा ओजोन निम्नीकरण बढ़ जाने से इसका संतुलन बिगड़ सकता है। यह भी याद रखना, इसका संतुलन अभी बताऊंगा बेटे कैसे बिगड़ सकता है। वायुमंडल के निचले भाग से उत्सर्जित क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर की ओर उठता है और यह समताप मंडल में पहुंच जाता है। तो यहां देखो बेटे कि हमारे घरों से ये वायुमंडल है, तो हमारे घरों से यहां पर निकलेगा यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS। यहां क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये चला जाएगा बेटे यहां पर CFCS उसके उच्च यानी समताप मंडल में चला जाएगा, और बेटे ये यहां पर चला आ गया समताप मंडल, उच्च वायुमंडल के अंदर इसको छोड़ दिया गया। यहां पर बेटे ये क्या होगा, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मौजूदगी में, ये समझना बेटे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मौजूदगी में यहां से क्या रिलीज होगा, क्लोरीन परमाणु रिलीज होगा। क्लियर। और ये जो क्लोरीन परमाणु है आगे चलकर ये क्या करेगा बेटे, ये क्लोरीन परमाणु जो है ये ओजोन को तोड़ देगा, एक तो परमाणुवीय ऑक्सीजन में, और ये इसको कहेंगे ओजोन डिप्लेक्शन। तो आप अच्छी तरह से समझ लें कि हमारे घरों से क्या निकला बेटे, फ्रिज से, एसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये वायुमंडल के निचले भाग से कहां चला गया बेटे, ये इसके ऊपरी भाग यानी समताप मंडल में पहुंच जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये चला गया समताप मंडल में, और समताप मंडल में बेटे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मौजूदगी में इससे क्या रिलीज हुआ, क्लोरीन परमाणु यहां से छोड़ा गया। ये क्लोरीन परमाणु क्या होगा बेटे, ये उत्प्रेरक का काम करेगा और ये ओजोन को तोड़ देगा, एक तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में और एक परमाणुवीय ऑक्सीजन में। इस तरह से बेटे यहां पर ये ओजोन का निम्नीकरण हो गया। तो ये ध्यान रखना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन का निम्नीकरण यानी अवशय डिप्लेक्शन बढ़ जाने का खतरा ज्यादा होता है। वायुमंडल के निचले भाग से जो CSF उत्सर्जित होते हैं तो ये ऊपर की ओर उड़ते हैं, और आगे नहीं समझ लो बेटे, ऊपर की ओर जाएंगे और वहां पर बेटे ये क्या रिलीज करेंगे, क्लोरीन परमाणु। क्लोरीन परमाणु जो होगा ये उत्प्रेरक का काम करेगा और ओजोन को तोड़ देगा बेटे आणविक ऑक्सीजन में और साथ में परमाणुवीय ऑक्सीजन में। तो इसको आगे आप देख लीजिएगा कि समताप मंडल में
देखो क्या हुआ बेटे, पराबैंगनी किरणें उस पर कार्य करती है, जिसके कारण ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है बेटे क्लोरीन। क्लोरीन परमाणु का ये मोचन यानी रिलीज होता है। तो ये ध्यान रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये यहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और साथ में इन्होंने यहां रिलीज किया क्लोरीन परमाणु। अब आगे क्या होगा बेटे, ये क्लोरीन परमाणु के कारण ओजोन का निम्नीकरण होता है, जिसके कारण आणविक ऑक्सीजन का मोचन होता है। तो इधर देखो बेटे, ये यहां पर ओजोन और यहां मौजूद है क्लोरीन परमाणु, और इससे यहां पर निकले यह आणविक ऑक्सीजन और प्लस एक परमाणुवीय ऑक्सीजन। तो यहां पर ये जो Cl है ये किसका काम करेगा, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यहां आप देख लें कि समताप मंडल में जब पराबैंगनी किरणें उस पर काम करेगी, किस पर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर, और इसके कारण बेटे यहां पर क्या रिलीज होगा, क्लोरीन परमाणु रिलीज होगा। और ये जो क्लोरीन परमाणु है ये ओजोन का निम्नीकरण करेगा, ओजोन का डिप्लेक्शन करेगा, ओजोन को तोड़ेगा। तो यहां आप देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरीन एटम द ओजोन कन्वर्ट इनटू द मोलिकुलर ऑक्सीजन एंड द एटॉमिक ऑक्सीजन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिप्लेक्शन ऑफ द ओजोन। तो यहां बेटे ओजोन जो है वो आणविक ऑक्सीजन और साथ में परमाणु ऑक्सीजन के अंदर टूट जाती है। तो फिर देखो बेटे, इस अभिक्रिया में जो क्लोरीन परमाणु का उपभोग तो नहीं होगा, इसलिए यह समताप मंडल में जो है और भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जुड़ते जाते हैं, और इस कारण से ओजोन स्तर पर स्थायी और सतत प्रभाव पड़ता है। यानी बेटे जो ओजोन लेयर होती है वह धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, धीरे धीरे पतली होती जाती है। तो बेटे यहां अच्छी तरह से देख ले आप कि जैसे जैसे क्लोरोफ्लोरो कहां से निकलेगा बेटे, ये हमारे घरों के फ्रिज से निकलने वाला मुख्य पदार्थ होता है, एसी से निकलने वाला मुख्य पदार्थ होता है, यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह हमारे घरों के एसी और फ्रिज से निकलता है, याद रखना। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्तमान समय में कितना ज्यादा एसी और फ्रिज का उपयोग होता है। तो बेटे वहां पर इनमें गैस होते, फ्रियोन गैस होती है, तो उस फ्रियोन गैस से यहां पर इनको रिलीज किया जाता है। यानी बेटे ये घर है, घर में हमारा एसी भी है, घर में बेटे यहां पर ये फ्रिज भी है, यहां पर एक गैस यहां से रिलीज होगी, ये गैस रिलीज होगी जिसको कहेंगे फ्रियोन, और फ्रियोन से बेटे बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये ध्यान रखना कि बेटे हमारे घरों के अंदर एसी और फ्रिज जो होंगे वहां से एक गैस होगी, फ्रियोन गैस होते बेटे, यानी फ्रीयोन गैस, और ये फ्रीयोन गैस से बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जितना ज्यादा हम घरों के अंदर एसी और फ्रिज का उपयोग करेंगे उतना ही ज्यादा बेटे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होगा, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निम्न स्तर से ऊपरी स्तर समताप मंडल में जाएंगे, और समताप मंडल में बेटे ये पराबैंगनी किरणों की मौजूदगी में ये क्लोरीन का वहां उत्सर्जन करेंगे, क्योंकि हुई उसके अंदर क्लोरीन मौजूद है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कार्बन भी है, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है। तो ये पराबैंगनी किरणों की मौजूदगी में ये क्लोरीन का उत्सर्जन करेंगे। ये जो क्लोरीन होती है बेटे ये ओजोन के लिए उत्प्रेरक का काम करती है, और इस क्लोरीन परमाणु की मौजूदगी में जो ओजोन होगी बेटे वह आणविक ऑक्सीजन में टूट जाएगी, यानी ओजोन का निम्नीकरण होगा, ओजोन का अवक्षय होगा। तो जितना ज्यादा क्लोरोफ्लोरो होगा उतना ही ज्यादा ओजोन का अपक्षय होगा, उसकी परत की मोटाई उतनी ही ज्यादा कम होती है। आगे आप देखिएगा बेटे, यहां पर समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय विस्तृत रूप से होता रहता है, लेकिन यह अवक्षय अंटार्कटिक क्षेत्र में, एंटार्कटिक क्षेत्र में खासकर विशेष रूप से अधिक होता है। तो याद रखना बेटे, जैसा मैंने आपसे कहा था कि ओजोन का अपक्षय तो होता रहेगा, लेकिन एंटार्कटिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा ओजोन का अपक्षय होता है। तो वहां पर ओजोन परत की जो मोटाई है वो बेटे बहुत ज्यादा कम हो गई, और उस कारण से वहां पर ओजोन होल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ओजोन होल कहा जाता है। तो आगे आप देखिएगा, इसके फलस्वरूप यहां काफी बड़े क्षेत्र में ओजोन परत काफी पतली हो गई। ध्यान रखना, ओजोन परत
काफी पतली हो गई, जिसे सामान्यतः ओजोन होल कहा जाता है, जिसे सामान्यतः ओजोन होल कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, याद रखना कि ओजोन होल क्या है। तो कोई ये होल नहीं होता है, कोई पोर नहीं होता है बेटे, याद रखना। ये तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो है एंटार्क्टिका क्षेत्र के अंदर ओजोन परत की मोटाई बहुत पतली हो जाती है, तो उस पतली ओजोन परत की मोटाई को ही ओजोन होल कहा जाएगा। अब याद रखना, इस ओजोन होल वाले स्थान से पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो जिस स्थान पर ओजोन परत की मोटाई कम हो जाती है या ओजोन परत की मोटाई पतली हो जाती है, तो उस क्षेत्र को ओजोन होल कहा जाता है। और बेटे ये ओजोन होल धरती पर कहां देखा गया? तो एंटार्क्टिका क्षेत्र में देखा गया। यहां तक आपको याद रखना है। अब देखो बेटे, पराबैंगनी बी, अल्ट्रावायलेट यूवी बी की अपेक्षा छोटी तरंगदैर्घ्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, जिन्हें यूवीसी बोलोगे बेटे, यूवीसी, ये याद रखना, यूवीसी विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा लगभग पूरा का पूरा अवशोषित हो जाता है, बशर्ते कि ओजोन स्तर जो क्या तो बना रहे। यानी ओजोन लेयर की मोटाई अगर पतली या मोटी नहीं है, तो यहां पर एक तो होता है बेटे अल्ट्रावायलेट बी और एक होता है अल्ट्रावायलेट सी। तो सी का जो वेवलेंथ है वह कम होता है, इसका जो वेवलेंथ है वह ज्यादा होता है। तो ये जो यूवीसी होता है, यह धरती पर पूर्ण क्या हो जाता है बेटे? अवशोषित हो जाता है, अवशोषित। ये ज्यादा हानिकारक नहीं होता है। लेकिन बेटे जो यूवीबी होता है ना, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, यह हानिकारक होगा, याद रखना। तो पराबैंगनी जो बी है की अपेक्षा जो छोटी तरंगदैर्घ्य वाला पराबैंगनी, यानी इसे आप यूवीसी कहोगे बेटे, यूवीसी, ये विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा पूरा अवशोषित हो जाता है, जबकि ओजोन परत की मोटाई वैसी की वैसी रहती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। अब देखो बेटे, ये जो यूवीबी होता है, यूवीबी यानी अल्ट्रावायलेट बी, ध्यान रखना बेटे, ये डीएनए को क्षतिग्रस्त करता है और उत्परिवर्तन उत्पन्न करता है। तो देखो बेटे, मैंने आपसे कहा था कि जो यूवीबी है ये डीएनए के केमिकल बॉन्ड को तोड़ता है, ये याद रखना। यानी यूवीबी ये डीएनए को क्षतिग्रस्त करता है, और जितना ज्यादा डीएनए क्षतिग्रस्त होगा, जीन में बदलाव आएगा, और जीन में बदलाव आने की वजह से बेटे याद रखना कि यहां पर म्यूटेशन या उत्परिवर्तन उत्पन्न होंगे। उसके अलावा देखो बेटे, ये त्वचा में बुढ़ापे के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं, और इसकी कोशिकाएं भी क्षतिग्रस्त हो जाती है, और विविध प्रकार का त्वचा कैंसर भी हो सकता है। यानी जो अल्ट्रावायलेट बी है, यूवीबी, वह एक तो बेटे डीएनए को क्षतिग्रस्त करता है, उत्परिवर्तन उत्पन्न करता है, शरीर की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करता है, और त्वचा में विभिन्न प्रकार के त्वचीय कैंसर को भी बढ़ा देता है। तो ये इसके हानिकारक प्रभाव में आपको याद रखना है। और साथ में हमारे आंख का जो कॉर्निया है, वह यूवीबी विकिरण को अवशोषित करता है। इसकी उच्च सांद्रता कॉर्निया का शोथ हो जाती है, यानी कॉर्निया में सूजन आ जाती है, और जिसे हम हिम अंधता या स्नो स्लाइमनेस भी या मोतियाबिंद भी इसको कहा जाता है। तो एक बार और आप ध्यान से देख ले बेटे कि अगर अल्ट्रावायलेट बी है, ये डीएनए की संरचना को बिगाड़ देगा केमिकल बॉन्ड तोड़कर, और साथ में उत्परिवर्तन उत्पन्न करेगा। उसके अलावा बेटे ये त्वचा में बुढ़ापे के लक्षण, झुर्रियां पड़ जाती है, और साथ में त्वचा की कोशिकाओं को भी ये नष्ट कर देता है। इस कारण से त्वचा में बेटे कई प्रकार का कैंसर उत्पन्न होने का खतरा भी बढ़ जाता है। उसके बाद में बेटे ये कॉर्निया जो होता है हमारे नेत्र का, ध्यान रखना, इस तरह से बेटे ये यहां से ये भाग है, तो ये नेत्र का जो बाहरी भाग है इसको कहते हैं कॉर्निया। ये यहां पर मौजूद होता है, ये कॉर्निया, इसके पीछे यहां पर लेंस होता है। इस तरह से बेटे हमारी नेत्र की संरचना होती है। तो ये जो अल्ट्रावायलेट बी है, ये बेटे कॉर्निया के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण कॉर्निया बेटे ये थोड़ा सा मतलब एक तरह से जिसको कहना शोथ, यानी एक तरह से सूजन सी इसमें आ जाएगी, और इस घटना को हिम अंधता यानी स्नो ब्लाइंडनेस या मोतियाबिंद इसको कहा जाता है। हिम अंधता, याद रखना बेटे, हिम अंधता या स्नो ब्लाइंडनेस इसको कहा जाता है। तो ये बेटे आपको याद रखना है कि अल्ट्रावायलेट बी
वाला ज्यादा खतरनाक है यूवी, जबकि जो है यूवीसी जो होता है वह खतरनाक नहीं होता, उन्हें अवशोषित वायुमंडल में ही अवशोषित कर लिया जाएगा, वह उसका जंतुओं में प्रभाव नहीं पड़ता है। तो खतरनाक जो है बेटे ये है अल्ट्रा वायलेट बी, ये खतरनाक है, जो कि इसके प्रभाव में आपको यहां बता रहा हूं कि डीएनए की संरचना में बदलाव लाता है, उसमें उत्परिवर्तन उत्पन्न करता है, त्वचा की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करता है, कोर्निया में शोथ उत्पन्न करता है, जैसे हिम अंधता कहते हैं। ये सारे कारण बेटे ये यूवी बी के कारण होते हैं। आगे आप देखिएगा कि ओजोन अवक्षय के हानिकारक प्रभाव को देखते हुए 1987 में मॉन्ट्रियल, ये ध्यान रखना बेटे, मॉन्ट्रियल यानी कनाडा एक क्षेत्र बेटे, एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेटे कब जो है आया 1987 में। कनाडा का एक क्षेत्र है मॉन्ट्रियल, वहां पर बेटे अंतरराष्ट्रीय एक संधि हुई, अंतरराष्ट्रीय जो है क्या कहते हैं बेटे, उस संधि के अंदर 1987 में कई देशों ने भाग लिया और एक संकल्प लिया कि ओजोन को कैसे बचाया जाता है, तो उसको कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन अवक्षय को रोकने के लिए बनाया गया है और 1987 में बेटे कनाडा के अंदर इसको प्रोटोकॉल को स्थापित किया। ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों, अब इसमें क्या क्या जो है लिया गया बेटे, तो ओजोन का जो अपघटन करते हैं उन पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए और बाद में कई अधिक प्रयास किए गए और प्रोटोकॉल में विकसित और विकासशील देशों के लिए एक अलग अलग दिशा निर्देश जोड़े गए, जिसमें CFCC और साथ में अन्य ओजोन अवक्षयकारी रसायनों के उत्सर्जन को कम करना है, यानी CFC जो है CFC और अन्य भी जो भी ओजोन अपघटन को बढ़ाते हैं उनके उत्सर्जन को कम करना है। तो बेटे ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जिसमें ओजोन अपघटन से जुड़े हुए हानिकारक पदार्थों को कम करना है। तो याद रखना मॉन्ट्रियल ये कनाडा का एक क्षेत्र है बेटे, जहां पर अंतरराष्ट्रीय संधि हुई और जिसे नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इस प्रोटोकॉल में विकासशील देश और विकसित देश में बेटे ये जो है क्या कहते हैं एक संकल्प लिया गया कि जिन जिन हानिकारक पदार्थों से ओजोन का अपक्षय होता है, ओजोन का अपघटन होता है, उन्हें कम किया जाए। और जो बेटे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा ओजोन का अपक्षय होता है, इनके उत्सर्जन को कम किया जाए। तो ये बेटे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये याद रखिएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है और ये बेटे कब लागू हुआ। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के अंदर लागू हुआ, जिनका टारगेट क्या था बेटे कि ओजोन के अपघटन को रोकना या ओजोन परत की मोटाई जो नष्ट होती जा रही है उसको रोकना है। जिसके लिए क्या क्या जो है बेटे उपाय सुझाए गए कि जो ओजोन अपघटनकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण करना है। एक तो ये ध्यान रखना। अब ओजोन अपक्षयकारी पदार्थ कौन है, तो सबसे मुख्य जो ओजोन अपक्षयकारी पदार्थ है वह है बेटे हमारे पास में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो विकसित देश और विकासशील देशों ने यह निर्णय लिया कि बेटे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम किया जाए। यहां तक क्लियर। तो यह बेटे आपको याद रखना है। अगला यहां पर आपको याद रखना है संसाधन के अनुचित प्रयोग और साथ में अनुसरण द्वारा निम्नीकरण। तो यहां पर बेटे प्राकृतिक संसाधनों का निम्नीकरण न केवल प्रदूषण की क्रिया के कारण होता है बल्कि संसाधनों के उपयोग करने के अनुचित तरीके के कारण भी ऐसा होता है। इसमें सबसे पहला है बेटे मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण। यानी यहां आप देख ले अच्छी तरह से कि बेटे यहां पर जो संसाधन है उनका अनुचित प्रयोग और अनुचित अनुसरण द्वारा निम्नीकरण, यानी निम्नीकरण का माने डिग्रेडेशन होता है, उनका टूटना होता है। तो ये दो कारणों से ऐसा हो सकता है, एक तो संसाधनों का अनुचित प्रयोग करना और साथ में बेटे उनका अनुचित अनुसरण करना। तो सबसे पहला आता है प्राकृतिक संसाधनों का निम्नीकरण। यानी प्राकृतिक संसाधनों का निम्नीकरण में जो है वह कैसे होगा बेटे कि जो प्राकृतिक संसाधनों का जो निम्नीकरण है न केवल प्रदूषकों की क्रिया के कारण होता है बल्कि संसाधनों के उपयोग करने के अनुचित तरीकों के कारण भी यह होता है। यानी बेटे जो हमें प्राकृतिक संसाधन मिले हैं जैसे वन
हैं, है ना, अब इनका अनुचित प्रयोग अपन करेंगे, अंधाधुंध कटाई करेंगे, तो बेटे फिर ये जो है निम्नीकरण हो जाएगा, यानी ये नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। तो इसमें पहला है मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण। तो अब देखते हैं बेटे ऐसा कैसे हुआ। सबसे ऊपरी जो मिट्टी का उर्वरक होने से सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन मनुष्य के क्रियाकलापों से अधिक खेती करने से या आबंधित चराई से बेटे या वनोन्मूलन से और सिंचाई का घटिया तरीके के कारण शीर्ष स्तर की काफी मिट्टी आसानी से हटाई जा सकती है, जिसके कारण शुष्क भूमिखंड बन जाते हैं और ये भूमिखंड आपस में जुड़ जाते हैं, तो बेटे मरुस्थल या डेजर्ट का निर्माण होता है, जिसे पूरे विश्व में यह माना जाता है कि मरुस्थलीकरण और खासकर बढ़ते हुए जो शहरीकरण के कारण आजकल ये इसकी मुख्य समस्या है। यानी बेटे याद रखना मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण। तो देखो बेटे कि सबसे ऊपरी भूमि जो मिट्टी की है वो सबसे उर्वरक भूमि है, याद रखना। तो सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं उसकी भूमि को बनने के लिए, लेकिन मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा, अब क्या क्या क्रियाकलाप है मनुष्य के, तो एक तो अधिक खेती करना, उसके अलावा बेटे आबंधित चराई करना, जहां पर बंदित क्षेत्र है जहां चराई नहीं वहां भी बेटे चराई कर ली जाती है, अंधाधुंध वनों की कटाई करना, घटिया तरीके से सिंचाई करना, इस कारण से शीर्ष स्तर की काफी आसानी से मिट्टी हट जाती है और इस कारण से बेटे वह क्षेत्र सूक्ष्म भूमिखंड बन जाता है। यानी जहां पर बेटे मनुष्य वन काट देगा, वहां पर अंधाधुंध चराई की जाएगी, वहां पर बेटे जो है क्या कहते हैं शहरीकरण के लिए वनों को काट दिया जाएगा, तो बेटे वह एरिया एक सूक्ष्म भूमिखंड में तब्दील हो जाएगा और ऐसे कई सारे सूक्ष्म भूमिखंड जब जुड़ जाएंगे आपस में तो एक बहुत बड़ा सूक्ष्म खंड बन जाएगा जिसे मरुस्थल कहेंगे बेटे। तो मरुस्थल का जो सबसे मेन कारण बताया जा रहा है वह है मनुष्य द्वारा शहरीकरण, यानी गांव से शहर में आते जा रहे बेटे व्यक्ति और यहां पर जमीन कम पड़ती जा रही है, तो यह आसपास के इलाकों में बेटे पेड़ों को काट करके, है ना, वहां कब्जा करके और वहां घर बना लेते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे खंड जो शुष्क हो जाएंगे और फिर बेटे धीरे धीरे वहां पर एक बड़ा रेगिस्तान का रूप वहां पर वह ले लेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण। तो मृदा अपरदन तो क्या है, अंधाधुंध वनों की कटाई है या पशुओं का अनाधिकृत तरीके से बेटे वहां पर चराई है, इस कारण से भूमि के जो ऊपरी लेयर है वो बेटे एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर हट जाएगी, इसे तो मृदा अपरदन कहेंगे। और बेटे जब अंधाधुंध वृक्ष काट लिए जाएंगे तो वह क्षेत्र शुष्क हो जाएगा, वहां वर्षा नहीं होगी, तो उसे शुष्क भूखंड कहेंगे। ऐसे कई सारे शुष्क भूखंड जब जुड़ते जाएंगे तो फिर वहां पर एक मरुस्थल बन जाएगा और एक बहुत बड़ा भूखंड बन जाएगा। और इस मरुस्थल और डेजर्ट का निर्माण का जो मेन कारण है वो बेटे नगरीकरण है या शहरीकरण है। तो ये तो आपको याद रखना है मृदा अपरदन। दूसरा आप देखिएगा जलाक्रांति और मृदा लवणता, यानी बेटे वाटर लॉक्ड, यानी कभी कभी भूमि क्या होती है बेटे जल लंबे समय तक वहां पर जल भरा रह जाता है, तो उसको अपन कहेंगे जलाक्रांति, जल निमग्न मृदा। ये भी बेटे मानव के लिए उपयोग में नहीं होती है। और एक होते लवणीय मृदा, जहां पर लवणीय सांद्रता ज्यादा होती है, यह भी मानव के लिए उपयोग में नहीं होती है। तो देखो बेटे कि जल के उचित निकास के बिना सिंचाई के कारण मृदा में जलाक्रांति यानी वाटर लॉगिंग होती है। तो यह भी याद रखना बेटे कि मान लेते हैं अपन खेत में पानी दे रहे, अब खेत फुल हो गया लेकिन वहां से पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है, तो वह खेत पानी से बेटे जल निमग्न हो जाएगा और जल निमग्न हो जाने के कारण फिर वहां से बेटे उसके अंदर कोई जो है फसल वगैरह नहीं होगी। फसल को प्रभावित करने के साथ साथ मृदा की सतह पर भी लवण आ जाते हैं। यानी बेटे क्या होगा कि जब वहां पर मृदा पानी यानी जलाक्रांति हो जाएगी या जल से जो है क्या कहते हैं लंबे समय तक डूबी रहेगी, तो बेटे फसल भी प्रभावित होगी और उस मृदा में लवण की सांद्रता भी इकट्ठी होती जाएगी। तब यह लवण भूमि की सतह पर एक प्रॉपर्टी के रूप में जमा हो जाता है और यह पौधों की जड़ों पर एकत्रित होने लगता है। लवण की बढ़ी हुई मात्रा फसल की वृद्धि के लिए नुकसानदेह होगी और कृषि के लिए यह बेहद हानिकारक होती है। तो यह याद रखना बेटे, हानिकारक होती है।
हानिकारक होती है। और जलाक्रांति और लवणता कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हरित क्रांति के कारण भी आई है, क्योंकि हरित क्रांति के कारण बेटे सिंचाई बढ़ी है ना, कई प्रकार के पेस्टिसाइड वगैरह की सांद्रता बढ़ी है, तो इस कारण से भी जो है क्या कहते हैं ये लवण सांद्रता और जल क्रांति जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ा है। तो बेटे एक बार और समझ ले, यानी जलाक्रांति और मृदा लवणता, यानी बेटे सिंचाई जो है, यानी यहां देखो कि जल के उचित निकास के बिना, यानी जल की निकासी नहीं है लेकिन फिर भी अपन बेटे उस खेत में पानी देते रहते हैं, तो बेटे लंबे समय तक वह जो खेत होता है वह जल में डूबा रह जाता है, इसको जलाक्रांति कहेंगे। और लंबे समय तक जल इकट्ठा रहने से वहां पर लवणीय सांद्रता भी बढ़ जाती है। तो लवणीय सांद्रता के बढ़ने के कारण और मृदा के जलाक्रांति जल में डूबे होने के कारण बेटे वह फसल पूरी नहीं हो पाती है, यानी वहां पर फसल नहीं होगी, ये याद रखना। तो बेटे ध्यान रखना कि प्रभावित करने से साथ साथ मृदा की सतह पर लवणीय सांद्रता आ जाती है। ये लवणीय भूमि की सतह पर एक प्रॉपर्टी के रूप में जमा हो जाते हैं और ये पौधों की जड़ों पर इकट्ठा होना भी शुरू हो जाते हैं ये लवण। और जितना ज्यादा लवणीय सांद्रता बढ़ेगी बेटे वो पौधों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वो जल अवशोषित नहीं कर पाएंगे पौधे। तो अब यहां देख लो बेटे, लवण की बढ़ी हुई मात्रा फसल की वृद्धि के लिए नुकसानदेह होगी और कृषि के लिए बेहद ही क्या हो जाएगी, हानिकारक, क्योंकि लवणीय सांद्रता बढ़ेगी तो बेटे जल जो है जड़ों में अंदर नहीं आ पाएगा और जड़ों से बल्कि जल वापस कहां चला जाएगा, लवणीय सांद्रता में, क्योंकि जल की जो गति होती है वह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है, यह परासरण का नियम कहलाता है। तो अगर लवणीय सांद्रता बढ़ जाएगी तो क्या होगा बेटे कि वह फसल भी जो है क्या कहते नहीं होगी और पूरी कृषि पर एक हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। ये जलाक्रांति और लवणता कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हरित क्रांति के कारण भी, क्योंकि हरित क्रांति में यह हुआ बेटे कि फसलों से ज्यादा उत्पादन के लिए सिंचाई ज्यादा होने लगी और खाद्य या जो है यूरिया या रासायनिक पदार्थों का उपयोग ज्यादा होने लगा, जिसके कारण जलाक्रांति जैसी समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके कारण लवणीय जैसी समस्या भी उत्पन्न हो गई। तो ये था बेटे हमारे पास में, यानी जो है क्या कहते हैं जलाक्रांति। तो बेटे ये टॉपिक था ओजोन अपक्षय और इसको अच्छी तरह से याद करना। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि ओजोन होल क्या होता है, ओजोन परत को किससे मापा जाता है, इसकी मोटाई 3 mm है, याद कर लेना बेटे। और अंटार्कटिका क्षेत्र में सबसे पतली है जिसे ओजोन होल कहा जाता है। तो आई होप बेटे ये आपको समझ में आएगा, अच्छी तरह से इसको रीड कीजिएगा, पढ़िएगा और याद रखिएगा। ओके, थैंक यू बेटे वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।